नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है उस युवाओं पर केंद्रित खास पेशकश में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। जी हां, एक और विषय, एक और मुद्दा और युवाओं की एक ऊर्जावान टीम हमारे साथ है। एक बयान सामने आता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं कैलाश जी, और उन्होंने कहा कि लड़कियां इतने अजीब से गंदे से कपड़े पहनती हैं कि बड़ी चिढ़ भी होती है और शूपर्णखा प्रतीत होती हैं। अब इसके मायने निकाले जाएं तो बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं, और मायने निकाले जाएं जब कपड़ों की बात आती है तो हालांकि उन्होंने लड़कों के लिए भी इसी के साथ एक टिप्पणी की है कि जब वो नशे में या अराजक अवस्था में दिखते हैं तो ऐसा लगता है उतर के 3-4 धर दें उनमें। इस पर इतनी चर्चा नहीं हुई क्योंकि इसको मान लिया गया कि ये जस्टिफाइड है। लेकिन लड़कियों के वस्त्रों पर जब भी, महिलाओं के कपड़ों पर जब भी बात होती है तो वो एक नारी स्वतंत्रता की तरफ भी जाती है, और ये कहा जाता है कि पुरुष के वस्त्रों पर बात नहीं होती है कि कोई फिल्म अभिनेता अपनी शर्ट फिल्म में उतार कर फेंक देता है, या जॉगिंग करते समय या सड़कों पर कई बार अभद्र अवस्था में लड़के जब दिखते हैं जो अपनी शर्ट, अपने ऊपर के वस्त्र उतार देते हैं, तो उस पर किसी को ये नहीं लगता कि ये अभद्र है। अब बात सही है क्योंकि ये सिरा पुरुष और स्त्री स्वतंत्रता की तरफ सहज रूप से चला जाता है। लेकिन आज हम इसके तमाम पहलुओं को, तमाम सिरों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी ज़रूर इस कार्यक्रम में उठने चाहिए, ये युवाओं पर छोड़ता हूँ मैं, कि कुछ नया नैरेटिव भी हमें समझ में आए। ऋतु, आप किस तरह से देखती हैं इस विषय को? सर, भारत शरीर का देश नहीं है। मैं पहला अपना बात शुरू ही मैं अपनी बात यहाँ से करूँगी। भारत में हमने बहुत बड़े बड़े नाम हम पुरुषों के सुनते हैं जब इतिहास की बात आती है। हमें जब हम मुग़ल कालीन इतिहास की बात करते हैं तो बाबर, अकबर, पूरी एक लीनिएज हम सुनते हैं। जब हम हिंदू राजाओं की बात करते हैं, हम शिवाजी का नाम सुनते हैं, हम महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं, हम और भी हज़ारों नाम सुनते हैं। मगर इन सब के बीच जो कुछ नाम ऐसे हैं जो कहीं ऐसा कहिए कि खो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नहीं लिए जाते। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, रानी दुर्गावती का नाम आता है, और भी बहुत सी ऐसी रानी मैं महाराष्ट्र की धरती से आती हूँ, माँ जीजाबाई का नाम आता है। यहाँ ये नाम ऐसे हैं जिन्हें जब हम सुनते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा जो सिर है वो नत हो जाता है इनके लिए आदर भाव में। हम नाम लेते हैं जब लोपामुद्रा का, हमें अगस्त्य ऋषि याद आते हैं जिनके साथ उन्होंने, लोपामुद्रा बहुत बड़ा नाम वैदिक साहित्य में रही हैं और उनका बहुत योगदान रहा है। ये वो विदुषियाँ हैं जिन्हें जब मैं याद करती हूँ तो मुझे इनके कपड़े याद नहीं आते, क्योंकि इनका जो चरित्र था, इनका जो कार्य था, इनका जो एक बुद्धि और आध्यात्म के लेवल पे जो स्तर था वो ऐसा था कि इनके कपड़े फिर मायने नहीं रखते। जब हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हैं तो मैं बिल्कुल ऋतु, लेकिन ये जो बात आपने कही है ये अतीत की बात है जी। 2023 में क्या आपको लगता है कि आप जिन युवाओं के आसपास रहती हैं जी, उन युवाओं के लिए लोपामुद्रा या उनके लिए ऋषि याज्ञवल्क ये सब समीचीन है, या वो स्त्री को देह के तौर पर ही देखते हैं और उनकी निगाहें उस स्त्री की आत्मा, उसके स्वरूप, उसके एक मित्र रूपी व्यक्तित्व के बजाय उसके शरीर पर हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। ये 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम सबको शरीर के रूप में देख रहे हैं। और जो यहाँ बात आती है कि क्यों देखा जा रहा है, जितना मैं अभी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से समझ पाई हूँ वो केवल मुझे यही समझ में आता है कि हम अपनी संस्कृति और अपना जो हमारा विराट साहित्य है जो हमें मिला है, हमें हमारे पूर्वजों से, उसे हमने कहीं त्याग दिया है। हम किसी दूसरी दिशा में बढ़ गए और इसीलिए शायद शरीर हमारे लिए इतना मायने रखने लगा है, जबकि भारत वो देश है जहाँ शरीर। इन्होंने जो बात कही है ऋतु ने, आप महाभारत में जब आप कुंती की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक ऐसी माँ है कि जिनके बारे में ये स्पष्ट तथ्य है कि उनके जो भी पुत्र हैं, जिनको अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसी बहस की तरफ ले जाएंगे जो प्रिय अप्रिय की तरफ जा सकती है, लेकिन उस दौरान कोई भी उनके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाता है। स्वयं उनका पुत्र कर्ण दुखी होकर ये जरूर कहता है कि मुझे तुमने पानी में क्यों प्रवाहित कर दिया माँ, लेकिन वो भी ये आश्वस्त करके जाता, अपनी माँ के चरित्र पर लांछन नहीं लगाता। वो ये कह के जाता है कि पांडव तो 5 रहेंगे तुम्हारे, मैं भी पांडव ही हूँ, या अर्जुन नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूँगा, लेकिन आपके 5 पुत्र इंटैक्ट रहेंगे। सीता राम को चुनती हैं। जिस देश में स्वयंवर की परंपरा हो
और उस समय कोई ये बात नहीं करता कि क्या पहनकर वरमाला डाल रही हैं। तो ये परंपरा तो थी, लेकिन तब का समाज भी वैसा था, प्रश्न नहीं खड़े करता था। आज का समाज वही समाज कालांतर में अंग्रेजों के आने से, इन्वेडर्स के आने से, अलग अलग संस्कृतियों के आक्रमण से उस समाज का स्वभाव और चरित्र भी क्या बदला है, ये मैं इन युवाओं से जानूंगा। वसुंधरा। सर, मेरा ये मत है कि कपड़ों के लिए, खान पान के लिए या निवास के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम स्वयं निर्धारित करते हैं कि हमें क्या पहनना है। लेकिन आधुनिकीकरण के चक्कर में हमको लगता है कि आधुनिक होने का अर्थ है अंग प्रदर्शन करना। आधुनिकता अंग प्रदर्शन नहीं है, आधुनिकता हमारे विचारों में होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। और यदि हम आधुनिकता की बात करें, वैश्वीकरण की बात करें, तो इसकी शुरुआत लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते वसुंधरा कि जितनी लड़कियां अगर वो ऐसे आधुनिक वस्त्र पहनते हैं, पहनती हैं जिनको लेकर हम कह सकें कि ये देह दर्शन वाले वस्त्र हैं, तो उनकी बौद्धिकता शून्य है या वो कहीं ना कहीं वो ध्यान खींचना चाहती, ये कहना भी अन्याय होगा। जी, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक सामाजिक शिष्टाचार है, हम एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक शिष्टाचार को व्यवहार में लाना हमारा कर्तव्य बनता है। वो महिला और पुरुष दोनों के लिए समान है। जैसे आप अपने वस्त्र खुद तय करती हैं, जी, किसी और को भी जो आपसे असहमत हो उसको भी अधिकार है। बिल्कुल। तो ये तय कौन करे कि किसको क्या पहनना चाहिए? समाज तय करे? नहीं, तो ये व्यक्ति की, जी, ये व्यक्ति की स्वयं की अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन यदि हम सामाजिक स्थलों पे हैं, जैसा जो होता है, एक प्रोटोकॉल होता है किसी जगह का, तो सामाजिक शिष्टाचार का पालन हमें करना चाहिए। और यदि आधुनिकता, वैश्वीकरण की बात करें, तो 16वीं शताब्दी से हम इसको मानते हैं, लेकिन हम तो वैदिक काल से, उपनिषदों से वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी वैश्विक, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। तो मुझे नहीं लगता कि आधुनिकता का अर्थ हमारे लिए सिर्फ कपड़ों तक सीमित रहना चाहिए। ये एक विस्तृत परिकल्पना है। मुझे लगता है हम उस मुद्दे से थोड़ा दूर चल रहे हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे? अंकित राजपूत। आज का युवा, हम देखें तो हम एक स्वतंत्र इकाई, मनुष्य स्वतंत्र इकाई ना होकर ये सामाजिक इकाई है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमें उस समाज को भी देखना पड़ेगा, उसमें भी बनना पड़ेगा। जैसे कि समाज के कुछ नियम होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ सर। महाकाल मंदिर में यदि स्त्रियाँ जाती हैं तो उनको साड़ियाँ पहनना पड़ती हैं। ये हमारी परंपराएं चली आई हैं। हाँ, स्वतंत्रता की ये भी बात करते हैं तो सर, स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं होता कि हम रोड पर खड़े होकर सबको परेशान करें। हमारी आज़ादी वहाँ तक सीमित है जहाँ तक दूसरे की आज़ादी हम छीन नहीं रहे। हाँ, समाज में परिवर्तन आया है, मानसिकता में परिवर्तन आया है। इसके कारण कहीं ना कहीं स्त्री को इस चीज़ की भुगतना पड़ता है, जो कि गलत है सर। जी, अभिलाष जी। सर, मैंने इस विषय को जहाँ तक सुना है और जो मैंने इसके बारे में जाना है, मुझे एक बात याद आती है सर। लगभग मुझे 2014-15 की याद है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं है। उसमें एक बात लिखी थी कि स्त्रियां जब तक घर की दहलीज के अंदर रहती हैं तो जिम्मेदारी उनके परिवार की होती है, कि वो जिम्मेदारी निभाएं कि स्त्रियां कैसे रहेंगी, कैसी नहीं रहेंगी, या उनकी सुरक्षा की और उनकी सारी जिम्मेदारी परिवार की होगी। लेकिन अगर वो दहलीज के बाहर जाती हैं, दहलीज के बाहर मतलब कि अपनी मर्जी का काम करने लगती हैं, तो फिर उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना भी आनी चाहिए। यदि वो घर के बाहर निकलती हैं और बाकी चीज़ों में भी अपनी राय रखना चाहती हैं, वो चाहती हैं, केवल स्त्रियों के लिए नहीं, ये हर किसी पर लागू होता है। मैं ये मानता हूँ, पुस्तक में भले ही स्त्री के लिए लिखा था, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये पुरुष पर भी लागू होता है कि यदि हम घर के बाहर क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, यदि हम ये स्वयं तय करेंगे तो हमें ये भी तय करना होगा कि हमारी जिम्मेदारी भी फिर स्वयं की है। यदि हमारे वस्त्र हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी राय है कि हमें क्या पहनने हैं, तो फिर ये भी हमारी राय हो कि हमको कोई भी सुरक्षा या किसी भी तरीके की जो शंका है वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होगी। दूसरा सर, इसमें एक मैं जो चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक सेशन अटेंड किया था, उसमें एक बात एक विद्वान ने कही थी संविधान के विषय में, कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसके मुझे अनुच्छेद याद नहीं किस अनुच्छेद का उन्होंने जिक्र किया था, कि उस अनुच्छेद के सबसे ऊपर जो मूल प्रति में चित्र लगे हैं वो सम्राट अशोक के काल के लगे हुए हैं। और शायद मुझे लगता है ये स्वतंत्रता की जहाँ बात होती है, आज़ादी की जहाँ बात होती है, वहीं बिल्कुल ऊपर सम्राट अशोक का काल लगा है। और उस सम्राट अशोक के राज्य में स्त्रियों को स्वतंत्रता थी कि वो अपनी मर्जी से वस्त्र पहन सकती थीं, और पुरुषों को ये हिदायत थी कि वो अपने काम पर नज़र रखें, ना कि स्त्रियों पर। उनको अपने काम से मतलब होना चाहिए, स्त्रियों के वस्त्रों से मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं एक बात ये भी मानता हूँ सर कि सम्राट अशोक के काल में एक राज्य काल था, अब लोकतंत्र काल है। लोकतंत्र काल में आप आज़ादी मांग किससे रहे हैं?
आप वस्त्रों से आज़ादी मांग रहे हैं, आप समाज से आज़ादी मांग रहे हैं। यदि जैसे सबने कहा कि समाज भी, हम सामाजिक प्राणी हैं, और जब हम सामाजिक प्राणी होते हैं तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम समाज के नियमों के अनुसार चलें। समाज यदि भद्रता किन्हीं वस्त्रों में मानता है तो हमें वो मानना चाहिए सर। और यदि समाज जी जी जी, जी। अभी भी मुझे लगता है कि हम किसी और नए नैरेटिव को ढूंढ ही रहे हैं, मिलेगा, मुझे लगता है आपके बीच में से ही आएगा वो। हाँ शैवी, आप अपनी बात रखें, फिर मैं संबल की तरफ चलूँगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज में ऐसा कोई एक बोलेंगे कि एक समूह या कोई हमें गाइड कर रहा है वस्त्र पहनने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं बॉलीवुड से बात शुरू करूँगी। कोई भी मूवी जब बनती है तो एक सेंसर बोर्ड होता है जो उसके ऊपर नज़र रखता है कि मूवी ठीक है कि नहीं है, वो समाज में एक संदेश देती है। तो हम देखते हैं कि महिलाओं के कपड़ों पे हर बार सेंसरशिप लागू होती है कि ये सीन सही नहीं है, ये हटा दिया जाए, लेकिन कभी भी पुरुषों के कपड़ों पर सेंसरशिप लागू होती हुई नहीं दिखी। महिला हो या पुरुष हो, वो दोनों ही समाज का हिस्सा हैं, और हम बराबरी की अगर बात कर रहे हैं तो दोनों ही बराबर नज़रिए से देखे जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बन रहे हैं या वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो हम उनके कपड़े तो अपना लेते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है कि हमारे समाज में जो मानसिकता लोग लेके घूम रहे हैं वैसी मानसिकता वो लोग लेकर नहीं घूम रहे। तो हम अगर उनका कपड़े रंग ढंग अपना रहे हैं तो हम उनकी विचारधारा भी उतने ही अच्छे से अपनाएं, तो शायद हमारे समाज में ये दिक्कतों का सामना ये एक अलग तरह की बात है जो ये बताती है कि आप एक सोसाइटी अभी वैसी तैयार नहीं कर पाए हैं जो खुलेपन का स्वांग तो कर रही है, शायद कि खुल गई है। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों का दोष है। एक लड़की अगर बहुत ही खुले और आधुनिक वस्त्र पहनकर अपना जीवन बिता रही है तो शायद वो ये मान रही है कि उसके पुरुष सहयोगी, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, उनके भीतर भी एक भद्रता है और वो इसको माइंड नहीं करेंगे, कहीं उनके दिमाग में कोई यौन कुंठा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर कोई यौन कुंठा कहीं उत्पन्न होती है, और किसी लड़की और महिला के दुर्भाग्यपूर्ण है ये बहुत, कि उसके वस्त्रों की वजह से कभी किसी वस्त्र से कोई अपराध, यौन अपराध नहीं घटता है यहाँ की विकृति से। लेकिन इस अंतर को अभी हम समझ के नहीं, हम शायद पत्ते पर बात कर रहे हैं, तने पर हम बात कर रहे हैं, जड़ की तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं कि एक वैसा खुला समाज क्या हम नहीं तैयार कर पाए हैं जहाँ व्यक्ति इतनी गहराई में हो कि किसी लड़की को भी, किसी महिला को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने पुरुष सहयोगी को ये देखती है कि उसकी निगाह उसके शरीर पर नहीं है, उसके वस्त्रों पर नहीं है, वो उसको बिल्कुल वैसा ही ट्रीट कर रहा है जैसा वो अपने पुरुष मित्रों को करता है। उनके बीच में स्त्री पुरुष का दैहिक अंतर जो है वो समाप्त हो। लेकिन ये शायद मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ये बहुत असंभव है। संबल जी। जी सर, मेरा मानना है, मुझे लगता है कि जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसको अगर थोड़े आगे की डिबेट की ओर बढ़ाएं। मुझे लगता है आज के टाइम में जो वस्त्र है वो समाज की बात करूं तो ये सभ्यता देने का सर्टिफिकेट हो गया है कि अगर कहीं पे वस्त्र बड़े ही सभ्य तरीके से पहने हैं तो वो समाज सभ्य है। और दूसरा, अगर व्यक्तिगत बात करूं, अगर किसी महिला ने पूरी तरीके से अपने बदन को ढका हुआ है तो वह उसकी चारित्रिक विशेषता या फिर उसके चरित्र को सर्टिफिकेट देने की बात कर रहा है। तो मेरा मानना है कि वस्त्र कभी भी सर्टिफिकेशन देने का नज़रिया नहीं हो सकता। इसको अगर आप बात को अगर आगे बढ़ाएं, जैसा आपने कहा सर कि अगर हम पूरे रिपोर्ट्स को देखें, अगर कोई महिला पूरे बदन को ढक के सलवार सूट में आ रही है तो क्या वहाँ पे उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं हिंसा की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम मेजर पहली चीज ये तथ्यात्मक स्थापित है, आप सब सहमत होंगे कि वस्त्रों का यौन अपराधों से कोई संबंध लेना नहीं देना है। आप नहीं सब सहमत हैं इससे? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। और फिर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम फिर दोहरी मापदंड करते हैं। हम दोहरी मापदंड किस तरह से करते हैं? अगर हम विदेश को फॉलो कर रहे हैं, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, वहाँ पे अगर महिला प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मिनी स्कर्ट में जाके अगर भाषण देती है तो वहाँ पे हम उसके वस्त्रों को नहीं देखते, वहाँ पे उसके कैरेक्टर को देखते हैं, वहाँ पे उसकी इंटेलिजेंस को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे समाज में अगर एक दिशा मिली है, मैं ऋतु की तरफ आता हूँ, ये इसकी बड़ी विशेषज्ञ प्रतीत होती है मुझे, और अभिलाष भी। ऋतु, ये बहुत अच्छी बात एक सामने आई है कि हमारी अपनी परंपराएं हैं। हम किसी फैशन शो में जाएंगे तो जाहिर है साड़ी पहन के नहीं जाएंगे, और ना जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे उम्मीद करेंगे कि वो साड़ी के भी फैशन शो होते हैं, इथनिक ड्रेसेस के भी होते हैं। लेकिन कुछ हमारी परंपराएं हैं कि मंदिर में एक बहुत आधुनिक वस्त्र, एक शॉर्ट्स में एक लड़की या एक मिडिल एज वुमन जो बहुत ही ओपन ड्रेसेस पहने हैं, हमें नहीं अच्छा लगेगा। ये हमारी परंपरा। तो वहाँ हम हाथ जोड़कर ये कह सकते हैं
कि यहाँ कृपया मर्यादा का पालन करें। माता पिता के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप जब हैं, वहाँ भी ऐसा हम ध्यान रखें कि ये 50 साल पहले की दृष्टि सोच वाले व्यक्ति हैं, इनको शायद अच्छा नहीं लगेगा ये खुलापन। इस तरह की किसी एक जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। सर, संस्कृति में तो काफ़ी खुलापन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कहीं भी, आज हम खजुराहो चले जाएं, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ चले जाएं, बिल्कुल सही बात। वहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत पुरानी वहाँ मूर्तियाँ हैं। इन और मंदिरों को कभी तोड़ने की बात नहीं हुई, ना उन मूर्तियों को खंडित करके उठा के फेंक देने की, नोच कर फेंक देने की बात हुई। जी, तो वहाँ पे जो खुलापन है मूर्तियों में, ये मैं यही शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगी कि वहाँ जो कोई भी मूर्ति, वहाँ मुझे एक स्त्री की कोई ऐसी दिखा दे जहाँ उसने पूरे कपड़े पहने हों। क्योंकि भारत एक, अगर हम क्लाइमेट की दृष्टि से भी देखें तो ऐसा देश नहीं रहा है जहाँ पूरी तरह से खुद को ढक के रखा जा सके। अलग अलग जगहों पे अगर हम जाते हैं, वो कश्मीर की और हिमाचल की बात अलग हो सकती है। आज भी आदिवासी अंचलों में महिलाएं हमने स्वयं देखी हैं कि घुटने तक की साड़ियाँ पहनती हैं। हमने एक आचार्य चतुर्सेन की बड़ी सुंदर पुस्तक है वैशाली की नगरवधू, जिसमें आम्रपाली की कहानी आती है। और वहाँ और उस पूरे इंसिडेंट में ऐसा है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु के पास जाती हैं, और जहाँ वो बहुत जी, और वहाँ मुझे अभी नाम सही से याद नहीं आ रहा है, वो जिस अवस्था में वो होती हैं, वहाँ भी वो उनका ध्यान भंग नहीं कर पाती। वो कुछ ऐसा नहीं होता है वहाँ जो अनुचित हो या जो उनको शोषित कर सके, क्योंकि वहाँ जो बहुत बौद्ध भिक्षु थे वो शरीर के बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं था कि मेरे सामने जो बैठा है वो स्त्री है या पुरुष है या उसका शरीर कैसा है। उन्हें ये मालूम था कि इसके अंदर भी वही चेतना है जो मेरे अंदर है, और उन्होंने उसे उस दृष्टि से देखा। और हम देखते हैं कि बहुत सुंदर बात, पहली बौद्ध भिक्षुणी जो बनी वो आम्रपाली बनी, जो किसी ज़माने में वैशाली की नगरवधू थी। तो हमारी जो संस्कृति, अगर कोई हमारी संस्कृति को दोष दे कि नहीं हमारी संस्कृति संकुचित रही है, तो मैं तो यही कहूँगी कि उसने फिर पढ़ा नहीं है या उसने जाना नहीं है। तो मेरा यही कहना है। बहुत सुंदर बात आपने कही, और इसी पर केंद्रित बड़ी सुंदर फिल्में भी बनी है, जिसका एक बहुत ऐसी ही फिल्म थी कि प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। जो आम्रपाली की कथा इन्होंने बहुत सुंदर बताई। एक छोटी सी कथा मैं भी आपको बताता हूँ। दो सन्यासी इफंती नदी के किनारे खड़े हैं, और वहाँ एक दुधमुहे बच्चे की माँ भी है जिसको पार जाना है, नाव है नहीं। एक सन्यासी कहता है कि बहन तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, इस इफंती नदी से पार कर। दूसरा कहता है नारी नरक का द्वार, गुरुजी ने कहा स्त्री से दूर रहना, तुम स्त्री लोभी, इसके पीछे इसको अपनी पीठ पर बिठा रहे हो। वो नहीं सुनता, छोड़ आते हैं किनारे। लेकिन वो दूसरा उसका मित्र बार बार कोसता है कि तुमने पीठ पर बिठाया, मैं तुम्हारी स्त्रियों के प्रति आसक्ति को समझ गया। वो मुस्कुरा के कहता है मंद स्मित मुस्कान से कि मैं तो उस स्त्री को किनारे छोड़ आया, तुम्हारी पीठ पर वो अभी भी लदी है। तो ये बताता है कि ये सब दिमाग का खेल है, ये मानसिकता है हमारी, जो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं। किसी के मन में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, वहां मनुष्यता है, और कोई स्त्री पुरुष देह वस्त्र इसमें उलझा हुआ है। जी अभिलाष। सर, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कई बार जब पुरुष के द्वारा किसी भी तरीके की महिलाओं के वस्त्रों पर टिप्पणी की जाती है तो एक विषय बनता है। अभी हम देख रहे हैं भोपाल में एक प्रियंका देववाणी एक नाम की एक युवती है, वो खुद विरोध कर रही है कि अश्लीलता बंद हो। अश्लीलता, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ वस्त्र अश्लील है, लेकिन वो उसी का विरोध कर रही है कि जो छोटे कपड़े पहने जाते हैं उसको बंद किया जाए। और जब वो प्रियंका देववाणी उस बात को कहती हैं तो उसको सराहा भी जा रहा है सारे न्यूज चैनल्स पे पूरे। तो लेकिन वो जिन मोहतरमा का विरोध कर रही है, मैं कोई, लेकिन वो प्रचार पाने के लिए ही ये कर रही है। सर, लेकिन ये तो जो उचित कितना है ये समाज पर मैं छोड़ता हूं। सही बात है। तो मुझे ये लगता है कि कई बार हम कुछ विषय को इसलिए विवादित मान लेते हैं क्योंकि ये पुरुष ने कहे या स्त्री ने कहे, फिर हमारी वो एक रूपता खत्म हो जाती है कि भाई स्त्री पुरुष समान है। भाई जब स्त्री पुरुष समान है तो विषय अलग अलग कैसे हो जाता है कि स्त्री कहेगी तो अलग, पुरुष कहेगा तो अलग। दूसरी चीज़ सर फिर ये है कि मैं एक बात मानता हूँ कि समानता अलग चीज़ है और स्वतंत्रता अलग चीज़ है। आप समानता कह सकते हो, आपकी स्त्री पुरुष समान है, लेकिन आप हर दृष्टि में उनको समानता नहीं दे सकते सर। आप ना ही, गहरी बात है, हाँ, समझने वाली और ना ही आप स्वतंत्रता हर दृष्टि में दोनों को बराबर दे सकते हैं। मैं जैसे इन्होंने एक जिक्र किया जो आम्रपाली जी का, आम्रपाली पुस्तक का, ऐसे ही एक सुखदेव का भी जिक्र है कि सुखदेव 14 वर्ष की उम्र में अपनी माँ के गर्भ से जब पैदा हुए तो वो निर्वस्त्र चल पड़े, और जब निर्वस्त्र निकले तो बहुत सी महिलाएं जो नदी में नहा रही थी तो वो नहाती रहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, सुखदेव निकल गए। अब जैसे सुखदेव निकले तो सुखदेव के पीछे एक व्यक्ति और निकला, जैसे ही वो व्यक्ति निकला तो महिलाएं जल में छुप गईं।
तो उसको बड़ा एक आश्चर्य हुआ कि भाई जब सुखदेव निकले वो तो निर्वस्त्र थे, तो आप नहाती नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं निकला तो आपको मतलब पीड़ा हुई, आप छुप गई, जबकि मैं तो वस्त्र भी पहना था। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि सुखदेव इन सबसे परे जा चुके हैं, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उनको हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप कामासक्त भी हो सकते हैं, आप सांसारिक व्यक्ति हैं, और सांसारिक व्यक्ति से हमको एक बचाव जरूरी है। दूसरी चीज़ सर मैं ये भी मानूंगा, जो आप हमेशा बार बार आप भी कह रहे हैं कि विचार बड़ी चीज़ है, मानसिकता बड़ी चीज़ है। एक वो युग था त्रेता, द्वापर या अशोक का काल, हो सकता है जब हम हमारे ग्रंथों को मान रहे हों, हम हमारे पुराणों को मान रहे हों, हमारे शास्त्रों को मान रहे हों, हमारे कामशास्त्र भी हमने एक शास्त्र को रखा है, ठीक बात। तो हमने उसको भी पढ़ा है। आचार्य शंकर ने जब शास्त्रार्थ किया तो उसको एक शास्त्र के तौर पर माना हमने, उनको वात्सल्य को ऋषि माना हमने। तो ऐसा नहीं है कि हमारी मानसिकता खुली नहीं थी। मैं सर कहना चाहता हूँ कि किन्हीं गिने चुने लोगों के लिए हम पूरी समाज पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के समाज में कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ व्यू के लिए अपने वस्त्रों को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, वस्त्रों को इस तरीके से पहनते हैं ताकि उनको पॉपुलैरिटी मिले। लेकिन वहीं यदि हम दूसरा पक्ष भी देखते हैं तो समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो आज भी स्त्रियों की बौद्धिक स्तर को देखते हुए उनको सम्मान करते हैं। ऐसे देखते हैं तो हम ऋषि मुनियों के साथ साथ हमें विदुषियाँ भी देखने को मिलती हैं। एक बहुत अच्छी बात सामने आई है कि हमें अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को पहचानना है। हम जिस सनातन परंपरा से आते हैं वहाँ ये माना जाता है कि देह तो कुछ है ही नहीं, आत्मा है, सोलमेट कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में कहा जाता है जन्म जन्मांतर का साथ है। जिस परंपरा में विवाह को जन्मों का साथ बताया जाए, वहाँ इस विकृति को दूर करने के लिए हम क्या करें शैवी? एजुकेशन सिस्टम, आधुनिकता के साथ हम इस विकृति को कैसे हटाएं? जो ये मानसिकता है, एजुकेशन सिस्टम या हमारे आचरण में हम अगर डे टू डे लाइफ में लाएंगे तो हम बदल सकते हैं। हम किसी के कपड़ों को ना जज करते हुए कि उसने क्या पहना है, कि अगर उसने पूरा अंग ढका हुआ है तो वो उसकी विचार कैसे हैं, विचार अच्छे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, या उसने छोटे वस्त्र पहने तो उसके विचार ख़राब है, इस चीज़ पे ना जाते हुए हम उनकी सोच पे जाएं और उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे तो शायद हम इस समस्या से उभर पाएंगे। जी संबल कंक्लूड करें। जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसा आपने विषय रखा हुआ कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश दे के जाएँ, तो आने वाली पीढ़ी को हम ये संदेश दे के जाएँ कि जब हम जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो अगर देश की बात करें, तो अगर हम ब्रांड इंडिया की बात करें तो आने वाला ब्रांड इंडिया उस सोच को लेके आगे ना बढ़े कि जो पोशाकों पे जज करे। आने वाला ब्रांड इंडिया इस सोच के साथ आगे बढ़े कि जब हम 100 वर्षों की अपनी वर्षगांठ बनाएं तो वहाँ पे एक जो चरित्र नाम की जो यूएसपी हो, क्योंकि आप कॉर्पोरेट भाषा में बात करें तो हर चीज़ में हम यूएसपी देखते हैं, तो हमारे देश की जो चरित्र हो वो यूएसपी हो, और इस तरह से चरित्र के निर्माण के साथ साथ कोई पोशाक की कोई बाध्यता न रखते हुए हम आगे बढ़े तो हम बड़ी ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे और अच्छे वे से हम आगे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें दिखती है हमारे शैक्षणिक तंत्र की और हमारे माता पिता की, और तीसरी समाज की, कि कोई भी स्त्री, जैसे एक पुरुष के लिए कहा जाता है वो काला चश्मा लगाता है, जिम में जाके बहुत ही शरीर सौष्ठव अच्छा बनाता है, लेकिन मनोविज्ञान कई बार, मैं सब में सच नहीं कहता वो ये भी कहता है कि ऐसे लोग जो काला चश्मा लगाते हैं, शरीर बहुत फुला लेते हैं, उनके अंदर कहीं हीन भावना होती है, वो कहीं दबते हैं, डरते हैं, उनको लगता है कि उनको अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक बहुत लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा व्यक्तित्व भी देश का प्रधानमंत्री होता है, जो रफू किया हुआ कुर्ता और पायजामा पहनता है, और आज भी आपको ऐसे ढेरों लोग मिल जाएंगे जो हवाई चप्पल पहनकर आईएएस की परीक्षा निकाल चुके हैं, और जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने पढ़ाई के अध्ययन काल की ज़िंदगी भर की मैं बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने सिर्फ किसी एक ही समय भोजन किया है। तो विद्वता असली चीज़ है, असली चीज़ आपकी देह नहीं है, आपका शरीर नहीं है, लेकिन ये विषय इतना बड़ा और विराट है क्योंकि ये दो सिरे हैं इस बातचीत के, कि अगर मैंने साड़ी पहनी है, मैं लड़की हूँ, महिला हूँ, तो मेरे अंदर बुद्धि कम है इसकी वजह से कि मैंने अपने शरीर को पूरा ढका है, तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत गलत बात है। और एक लड़की जो बहुत शॉर्ट्स पहने हुए है, धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोल रही है, तो वो बुद्धिमानी के चरम शिखर पर आसीन है, ये भी सोचना थोड़ा जल्दबाजी होगा। इन दोनों के बीच में ही सत्य कहीं है जिसको दुर्भाग्य से हम देख नहीं पाते। वो या किसी नेताजी के बयान में उलझ जाता है, या किसी स्त्री के स्वतंत्रतावादी नारे के पीछे छिप जाता है, और सच्चाई अपनी जगह खड़ी रहती है, शायद हम उसको देख नहीं पाते। इस बहस के बाद भी मुझे यह अधूरापन लग रहा है, इस चर्चा के बाद भी, कि अभी भी बहुत से ऐसे सिरे हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वो आप अपने मन में करिए उस पर बहस,
परिवार में करिए उस पर बहस, लेकिन सार्थक बहस करिए, लड़िए मत, द्वंद्व में मत उलझिए और मुस्कुराइए और सत्य तक पहुंचने की कोशिश करिए। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बोलो बोलो के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।